हेलो हेलो गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ईथर के बारे में बताऊंगा। ईथर का नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसको जानने के पहले हम जानेंगे कि ईथर का निर्माण सर्वप्रथम विलियम टी मॉर्टन ने 1846 ईस्वी में किया था। ये जो ईथर है, इस ईथर के जो इन्वेंटर थे ये थे विलियम टी मॉर्टन, जिन्होंने 1846 ईस्वी में 1846 में ईथर का निर्माण किया। ये जो विलियम टी मॉर्टन जो थे वह एक डेंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, और उनको दांत का ऑपरेशन करने के समय मरीजों को काफ़ी कष्ट होती थी, तो बहुत वो परेशान रहा करते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण किया जाए जिससे मरीज को दर्द नहीं हो शल्य चिकित्सा करने में। तो उसी समय उन्होंने ईथर का निर्माण किया 1846 ईस्वी में। ईथर जो है, इसका जो फंक्शनल फार्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप होगा वह ईथर का, वह होगा O, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हम जानेंगे कि ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला ROR, अगर फंक्शनल ग्रुप जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में अगर समान एल्कील ग्रुप होगा तो इसे हम सिंपल ईथर कहेंगे। सिंपल ईथर, साधारण ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। और जब हमारा ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट एल्कील ग्रुप होगा तो इसे हम मिक्स्ड ईथर कहते हैं। मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर या मिश्रित ईथर के नाम से जानते हैं। यानी हम जान गए कि अब ईथर दो प्रकार के होंगे, एक होगा सिंपल ईथर और दूसरा होगा मिक्स्ड ईथर। और ईथर का जब हम IUPAC नाम लिखने लगते हैं तो यहाँ पर अल्केन का यहाँ से ANE हटा देते हैं, ANE, और इसमें हम ऑक्सी जोड़ देते हैं, ऑक्सी। तो यह होगा ALK और OXY, एल्कोक्सी। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बता दें, यहाँ पर यह ऑक्सीजन है और यहाँ हो गया CH3CH3, तो इसका साधारण नाम होगा डाईमेथिल ईथर। साधारण नाम होगा इसका डाईमेथिल ईथर। लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो IUPAC नाम में एक साइड में ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा, मेथ में एक कार्बन है तो मेथ में ऑक्सी जोड़ देंगे, मेथॉक्सी, यह हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। और ईथर के दोनों साइड में डिफरेंट हमारा सेम एल्कील ग्रुप है, यानी मेथिल मेथिल है, इसलिए यह सिंपल ईथर का उदाहरण हो जाएगा। अब हम देखते हैं मिक्स्ड ईथर का। अगर ऑक्सीजन जो है फंक्शनल ग्रुप, इधर साइड में हम लिखते हैं CH3, इधर लिखते हैं C2H5, तो इसका कॉमन नेम जब लिखने लगेंगे तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। इसको बोलेंगे एथिल, इसको बोलेंगे मेथिल और ईथर, इस तरह से लिख देंगे। लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिधर कार्बन की संख्या कम होगी ऑक्सीजन उसी साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो इधर कार्बन एक है, इधर दो है, तो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो एक कार्बन है तो मेथ में ऑक्सी जोड़ देंगे और नाम होगा मेथॉक्सी। अब पेरेंट जो कार्बन होगा, अल्केन होगा, दो कार्बन है तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम लिख देंगे। यह हमारा IUPAC नाम हुआ और यह हमारा कॉमन नेम हुआ। हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट एल्कील ग्रुप है, यहाँ पर एथिल और यहाँ मेथिल है, तो यह हमारा मिक्स्ड ईथर का उदाहरण हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम ईथर को सिंपल और मिक्स्ड ईथर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आसानी से। और जब भी इसका नाम हम लिखने लगेंगे तो IUPAC नाम लिखने में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस साइड में ऑक्सीजन की जिस साइड में कार्बन की संख्या कम होगी उसी साइड में हम ईथर के फंक्शनल ग्रुप को शिफ्ट कर देंगे। अब एक नेक्स्ट उदाहरण के द्वारा हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन हो गया। आई यहाँ पर लिख दिए C3H7, आई यहाँ कर दिए C4H9। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूटाइल ग्रुप है और यह प्रोपाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे साधारण नाम में, तो पहले लिखेंगे ब्यूटाइल, उसके बाद लिखेंगे प्रोपाइल और तब ईथर को लिख देंगे। लेकिन जैसे ही हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे, IUPAC नाम, तो देखिए इधर कार्बन की संख्या 4 है, इधर कार्बन की संख्या 3 है, तो ऑक्सीजन कौन साइड वाले कार्बन की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे, इसमें ऑक्सी जोड़ेंगे तो नाम होगा प्रोपॉक्सी। 4 कार्बन है, पेरेंट कार्बन 4 हुआ तो इसको लिखेंगे प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। और इसमें डिफरेंट एल्किल ग्रुप होने के कारण इसे हम मिक्स्ड ईथर के नाम से जानेंगे। मिक्स्ड यानी अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके उदाहरण हैं जिसमें हम आसानी से कॉमन नेम और IUPAC नेम ईथर को के बारे में हम डिनोट कर सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण के द्वारा हम आपको बता दें कि जैसे हम लिखते हैं यहाँ CH3 CH2 CH2O और यहाँ पर लिखते हैं CH3। तो आप देख सकते हैं कि यह मेथिल है, यह प्रोपिल है। तो कॉमन नेम होगा, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे मेथिल, यह हो जाएगा प्रोपिल और यह हमारा हो जाएगा ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। और जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे, कार्बन की संख्या इधर कम है तो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो 1 कार्बन के लिए मेथ है, इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो नाम होगा मेथॉक्सी। और 3 कार्बन है तो इसको पेरेंट एल्केन के रूप में प्रोपेन लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, इधर मेथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो यह हमारा मिक्स्ड ईथर का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम, कॉमन नेम हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब हम आपको ईथर बनाने की जो विधियां हैं उस विधि के बारे में अब हम चर्चा करें। आपको देखिए, ईथर बनाने की जो विधि है उसमें फर्स्ट हमारा जो विधि होता है वह होगा लेबोरेटरी मेथड, यानी लैब मेथड। यह प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में कहता है कि एथिल अल्कोहल को, जैसे यहाँ हुआ CH3 CH2OH, यह एथिल अल्कोहल हो गया। और एथिल अल्कोहल में हम डाल देंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके इसको हम 313 केल्विन या 343 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा यहाँ से OH और H निकल जाएगा, यानी CH3 CH2H SO4 और प्लस H2O बन जाएगा। इसका नाम होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब कहता है पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को CH3 CH2H SO4 और इसमें अल्कोहल डाल देंगे। अल्कोहल जैसे HO और हमारा यह C2H5 है तो यहाँ लिखते हैं CH2 CH3। इसको गर्म कर देंगे 473 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से देखिए पुनः HSO4 और H निकल जाएगा, H2SO4, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2
और यह होगा OCH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3 और प्लस H2SO4 और यह डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। यह हमारा प्रयोगशाला विधि हुआ। और प्रयोगशाला विधि में कैसे उसको लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 343 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनेगा। और पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम एथेनॉल से डाल करके 473 केल्विन टेम्परेचर पर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हमारा डाईएथिल ईथर बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा। यहाँ पर यह जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और इसका मेकानिज्म जो है हम आपको बता दें कि इसका मेकानिज्म क्या होगा और किस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह लैब मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में कहता है कि जैसे यह है CH3 CH2OH, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा एथिल अल्कोहल का और प्लस H+, यह एसिडिक मीडियम में है तो हमारा यह H+ का अटैकिंग यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हो जाएगा तो यह बनेगा CH3 CH2OH और H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा CH3 CH2OH एथेनॉल है और इसमें हमारा जो ये कंपाउंड जो बना हुआ है इसको CH3 CH2OH और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए यहाँ से यह H2O निकल जाएगा, यह निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का अटैकिंग कार्बन पर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से यह बनेगा CH3 CH2O और इसमें H लगा हुआ है और यह होगा CH2 CH3 अब प्लस H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर यह जो कंपाउंड है CH3 CH2OH और यहाँ पर है CH2 CH3। अब देख सकते हैं कि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ से यह H आयन निकल जाएगा और हमारा यह फाइनल बन जाएगा CH3 CH2O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन CH2 CH3 और प्लस H आयन। देखिए H आयन यानी एसिडिक मीडियम है, एसिड डाल रहे हैं और एसिड निकल गया तो यहाँ एसिड जो है हमारा कैटालिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी मेथड से हम एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालकर विभिन्न टेम्परेचरों पर अभिक्रिया करा सकते हैं और ये जो रिएक्शंस होते हैं वह SN2 रिएक्शंस होते हैं। इसमें लेबोरेटरी मेथड में SN2 रिएक्शन के द्वारा यह अभिक्रिया होगी। अब आपको हम लैब मेथड के बाद में एक कॉमर्शियल मेथड बता दें। कमर्शियल मेथड या औद्योगिक विधि, जो उद्योग में ईथर का निर्माण सबसे ज़्यादा किस तरह से होता है उस पर ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH2 है और OH है। यह हम आपको औद्योगिक विधि बता रहे हैं, वह हमारा प्रयोगशाला विधि था। यह हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा हम कैसे देखेंगे कि हमारा एथिल अल्कोहल है, इसमें पुनः एथिल अल्कोहल डाल देंगे, एक्सेस एथिल अल्कोहल और अनाद्र का मतलब होगा एक्वस, इसमें एल्यूमिना डाल देंगे Al2O3 डालकर और हम इसको 543 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे। अनाद्र एक्वस एल्यूमिना कैटालिस्ट का कार्य करेगा और 543 केल्विन 543 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए H, यहाँ से OH H2O निकल जाएगा
और हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2O और पुनः हो जाएगा CH2CH3 और प्लस H2O। और औद्योगिक विधि में इस प्रकार से हम डाई एथिल ईथर का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि जब एथेनॉल के दो अणु को अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 543 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। यह हमारा हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो विलियमसन साहब ने इसको रिपोर्ट किए थे, वह जो रिपोर्टिंग हुआ था विलियमसन द्वारा, उनका था कि विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हुआ। हमारा थर्ड रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम जब ईथर का निर्माण करेंगे तो इसमें कहता है एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड कैसा होना चाहिए? तो 1 डिग्री एल्कील हैलाइड होना चाहिए और इस पर हम सोडियम एल्को ऑक्साइड डालकर और इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं NaX निकल जाएगा और ROR अब प्लस NaX बन जाएगा। एक आप दूसरा देखिए RX प्लस NaOR डैश, डिफरेंट एल्कील ग्रुप डाल करके इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ROR डैश और NaX बनेगा। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ROR सिंपल ईथर हुआ और ROR डैश मिक्स्ड ईथर हुआ। तो एल्कील हैलाइड को हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा सिंपल और मिक्स्ड दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो एल्को ऑक्साइड है, एल्को ऑक्साइड यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होने के कारण यह क्या करेगा, यहाँ से हाइलाइड को रिप्लेस कर देगा और हाइलाइड को रिप्लेस करके और सोडियम के साथ, जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस और हाइलाइड माइनस है, NaX निकल जाएगा और ROR कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विलियमसन संश्लेषण के द्वारा सिंपल और मिक्स्ड दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आपको इसका जो ईथर का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें हम बता दें कि यह हमारा SN2 रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम देखते हैं C2H5O-, यह हमारा एथो ऑक्साइड हुआ और इसमें हम डालते हैं एथो ऑक्साइड हो गया और प्राइमरी हाइलाइट डालने का मतलब हो गया यहाँ डालते हैं C2H5 और यह I डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एथो ऑक्साइड का ऑक्सीजन हाइलाइड, जैसे इसको हम तोड़ करके आपको लिख कर बता दें CH3 CH2 और I। तो जिस जगह पर आयोडीन होगा उसके बगल वाले कार्बन पर यह ऑक्सीजन का अटैकिंग होगा और आयोडीन को यहाँ से वह रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से C2H5O और यहाँ से बन जाएगा CH2CH3 और यहाँ से यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आयोडीन निकल जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्को ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है और एथिल आयोडाइड पर, प्राइमरी आयोडाइड पर वह बैक साइड से रिएक्शन कर रहा है और हमारा डाई एथिल ईथर का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह हमारा SN2 रिएक्शन होगा। तो इस प्रकार से हमें ईथर को कई प्रकार से बना सकते हैं। अल्कोहल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके, जो लैब मेथड है, यह 2 चरणों में होगा। उसके बाद में
हमारा जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें 2 मोलकुल्स अल्कोहल को अनाद्र एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके और इसमें हमारा SN2 रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण में 1 डिग्री एल्कील हैलाइड से हम सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ ईथर का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एक बात का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारा सोडियम एल्को ऑक्साइड्स जो बनते हैं इसमें ईथर जो है हमारा टर्शियरी और सेकेंडरी ईथर का भी निर्माण हो जाएगा, जैसे CH3 यह हो गया ONA और इसमें हम डाल देते हैं आपका I और C2H5, यह प्राइमरी एल्कील हाइलाइड हुआ हमारा। तो यहाँ से देखिए सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा और यह बन जाएगा CH3O C2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम में है यहाँ पर तो ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल एथाइल ईथर। और जब हम IUPAC नाम लिखने लगेंगे तो हम पहले आपको बताए हैं कि जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम होगी उस साइड में कार्बन की संख्या कम होगी उस साइड में ऑक्सीजन चला जाएगा, तो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको लिखेंगे एथॉक्सी। इधर कार्बन की संख्या 4 हो गया, एथॉक्सी हम ब्यूटेन का नाम लिख सकते हैं, एथॉक्सी ब्यूटेन। या एक और है इसको लिखने के लिए, जैसे 1 2 3, तो 2 पर हमारा एथॉक्सी आ गया, 2 पर मेथिल है तो इसको लिख सकते हैं 2 एथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन, यह हमारा आपका IUPAC नाम हो गया। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे विधियों के द्वारा हमने ईथर बनाने की विधि के बारे में बता दिए। अब जानेंगे ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो ईथर है वह हमारा लिक्विड होगा और कार्बन की संख्या जब 4 होगी तो यह वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे यह वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। और वाटर में सॉल्युबल होने का कारण क्या है कि जैसे ROO यह हमारा ईथर हो गया और यह क्या करेगा, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के कारण यह वाटर सॉल्युबल होगा, जल में घुलनशील होगा। लेकिन कार्बन की संख्या 4 से अधिक अगर बढ़ने लगेगी तो यह वाटर में घुलना बंद कर देगा। और ईथर जो हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स वह अल्केन के लगभग बराबर होगा और अल्कोहल से यह कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने के कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है ईथर से अधिक होता है। अब हम ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के में जैसे हम देख सकते हैं ROR डैश, तो एक एल्कील ग्रुप के कारण, एक ऑक्सीजन के कारण इसके रासायनिक गुण होंगे। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं CH3 यहाँ लिख देते हैं CH2O लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और CH2CH3। तो एल्कील ग्रुप के रिप्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पर क्लोरीन से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यह बन जाएगा हमारा CH3CH2O और यह होगा CH2CH2Cl और यहाँ से Cl निकाल देगा। इसका नाम होगा 1 क्लोरो
डाई एथिल ईथर, 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर। अब क्या करेंगे, इसका भी क्लोरीनेशन की क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यह बनेगा CH3 CH2O और यह CH2 और यह CH2 क्लोरीन लग जाएगा। तो इसका नाम होगा 1,1 डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, यह हमारा बन जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन के द्वारा हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर और 1,1 डाई क्लोरो ईथर का निर्माण होगा। उसके बाद में अब है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उस दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ है दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी C2H5 का होल 2O, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसमें क्या करते हैं, HCl गैस, और यह गैस कैसा होगा, ड्राई होगा, शुष्क HCl गैस होगा। तो यह कंपाउंड बनाएगा C2H5 का होल 2OH, यह प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। इसको बोलेंगे डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, यह होगा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। बराबर याद रखिएगा कि जब हम डाई एथिल ईथर को हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति में, जो ड्राई होगा, शुष्क होगा, जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यह O जो है यह अटैक कर देगा H पर, और यहाँ पर H यह है जो प्लस हो जाएगा ऑक्सोनियम आयन में, और Cl माइनस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए C2H5 का होल 2O डाई एथिल ईथर है, और इसमें हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए तो उसी तरह से यह कंपाउंड एडिशन कंपाउंड बना लेगा ऑक्सोनियम आयन का, C2H5 का होल 2O और यह H प्लस, और यह हो जाएगा HSO4 माइनस हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब डाई एथिल ईथर को ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनेगा, और जब हम डाई एथिल ईथर पर हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रकार से हमारा यह दूसरा रिएक्शन हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे की ओर जो ईथर का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस माने जाते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा ईथर जो बन रहा है, तो ईथर जो बन रहा है यह एलिफेटिक ईथर है। तो अगर हमको एरोमेटिक ईथर बनाना हो, यहाँ पर एरोमेटिक ईथर का जब निर्माण करना हो, तो हम यहाँ फिनॉल, यह क्या करेंगे, फिनॉल डाल देंगे, इसमें अल्टरनेट बॉन्ड डालेंगे और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर हीट करेंगे तो हमारा सोडियम फेनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ देख सकते हैं ONA, या माइनस या प्लस होगा, सोडियम फेनोऑक्साइड बनेगा, और यहाँ से H, और यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं
कि OH कर दीजिए, H और OH कर दीजिए, H2O निकल जाएगा यहाँ से, H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा, सोडियम फेनोऑक्साइड और जल बच जाएगा। अब कहता है इस सोडियम फेनोऑक्साइड में एल्कील हैलाइड, प्राइमरी एल्कील हैलाइड जब डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह माइनस है या प्लस है, तो यह सोडियम हैलाइड के साथ और यह एल्कील ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीजन पर अटैक कर लेगा और एरोमेटिक ईथर का निर्माण कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ होगा OR अब प्लस NaX, इसको बोलेंगे एल्कील फेनिल या एरिल ईथर या एल्कोक्सी बेंजीन का यह निर्माण करेगा, एल्कोक्सी बेंजीन बना देगा। यह भी एक प्रकार का ईथर हो गया। अब कहता है कि ये जो एरोमेटिक ईथर का जो हम निर्माण कर रहे हैं, इस एरोमेटिक ईथर में अगर हम देख सकते हैं, एरोमेटिक ईथर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है O और CH3 कर दिए, CH3, तो इसको हम बोलेंगे एनिसोल, एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे, या मेथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी बेंजीन। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 के बदले C2H5 कर देंगे तो इसे एथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग में हम यहाँ OC2H5 जोड़ दिए तो इसको एथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानेंगे, जिसे फिनाटॉल बोलेंगे, फिनाटॉल, या कॉमन नेम हो गया फिनाटॉल। तो इसका केमिकल रिएक्शंस हम आपको बता रहे हैं कि जब एथॉक्सी बेंजीन को ब्रोमीन के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन के साथ यानी Br2 के साथ है जब अभिक्रिया कराएंगे तो कैटलिस्ट डालेंगे CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये ब्रोमीन अर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, अर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक, तो यहाँ पर यह कंपाउंड बनेगा। दो बेंजीन रिंग पहले बना देते हैं। बेंजीन रिंग बनाने में यहाँ पर OCH3 और अर्थो पोजीशन पर Br चला जाएगा, यह है OCH3 और पैरा पोजीशन पर Br चला गया। तो आप इसका नाम लिखेंगे अर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम हो जाएगा अर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल। यह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यह 90% यह कंपाउंड बनेगा और यह माइनर प्रोडक्ट होगा अर्थो ब्रोमो एनिसोल, यह हमारा 10% ही बनेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन को ब्रोमीन के साथ है एसिटिक एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा ब्रोमो एनिसोल। यह क्रिया चूंकि ब्रोमीन जुट रही है इसलिए इस रिएक्शन को हम ब्रोमिनेशन के नाम से जानेंगे, ब्रोमिनेशन यानी ब्रोमोनीकरण। चूंकि एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो रहा है इसलिए इसको ब्रोमिनेशन के नाम से जानेंगे। आइए अब हम आपको एक दूसरा रिएक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे आप देखिए यह हो गया हमारा एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। अब मेथॉक्सी बेंजीन में हम CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड डाल देते हैं, मेथिल क्लोराइड, और कैटालिस्ट डालेंगे अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। अनाद्र का मतलब N जिसमें जल नहीं मिला हुआ हो, तो अर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 जाके जुट जाएगा। तो यहाँ पर यह जो कंपाउंड बनेगा, दो बेंजीन रिंग पहले हम बना दें आपको, और बनाने के बाद में यहाँ पर OCH3CH3 और यह OCH3CH3, देखिए इसका क्या नाम होगा,
2 पर मेथिल है तो लिखेंगे 2 मेथिल। अब बेंजीन में OCH3 जुटा हुआ है, इसको एनिसोल बोलेंगे। इसको बोलेंगे 4 मेथिल एनिसोल, 4 मेथिल एनिसोल। और जब मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो पैरा पोजीशन पर जो भी कंपाउंड होगा वह हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक बात को याद रखिएगा, लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि व्हेन एनिसोल और 2-methoxybenzene is treated with methyl chloride in presence of an aqueous aluminum chloride, then 2-methyl anisole and 4-methyl anisole compounds are formed. This reaction is known as a Friedel-Crafts reaction. हिंदी में एक बार आप सुन लीजिए इसको कि जब एनिसोल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ है अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तब 2-मेथिल एनिसोल और 4-मेथिल एनिसोल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब एक अगला रिएक्शन है जो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें CH3 यहाँ COCl, CH3COCl या डालेंगे और देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COCl का एसिटिल क्लोराइड, यह होगा एसिटिल क्लोराइड। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो COCl ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे इसमें, चूंकि कार्बोनिल क्लोराइड है तो 2 कार्बन है तो एथेन का E हटा के ऑयल क्लोराइड जोड़ देंगे और IUPAC नाम होगा एथेनॉइल क्लोराइड। और अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा COCH3, यह COCH3 इस जगह पर अटैक कर जाएगा और यहाँ पर भी बन जाएगा COCH3। नाम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, नाम क्या होगा कि यहाँ पर मेथॉक्सी है तो 2-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन बोल देंगे, इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी। अब बेंजीन में COCH3 लगा हुआ है इसलिए 2-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, इसको बोल देंगे 4-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन, 4-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन। सुनिएगा गौर से, रिएक्शन कहता है कि व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एल्युमिनियम क्लोराइड, 2-methoxy acetophenone and 4-methoxy acetophenone compound is formed. This reaction is known as a Friedel-Crafts acylation, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। चूंकि एसिटिल क्लोराइड जुट रहा है इसलिए इसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन के नाम से जानेंगे। इसको हिंदी में एक बार हम आपको बता दें कि जब मेथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल को एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड के साथ अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 2-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन और 4-मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन बनता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलन कहते हैं। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको मैं आपको बता दूं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में उसी तरह से एनिसोल को हम सांद्र यानी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग पहले से हम बना दें आपको, यहाँ पर
या OCH3 अर्थो पोजीशन पर नाइट्रो, अल्टरनेट बॉन्ड डाल दें इसमें, और यहाँ OCH3 और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो, तो इसको बोलेंगे अर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि व्हेन एनिसोल और मेथॉक्सीबेंजीन is treated with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid gives orthonitroanisole or paranitroanisole compounds are formed. This reaction is known as nitration. इसको हम नाइट्रेशन बोलेंगे, चूंकि NO2 ग्रुप जुट रहा है इसलिए नाइट्रेशन बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ईथर का मैं फंक्शनल ग्रुप बता दिया, उसका नोमेनक्लेचर बता दिया, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बता दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप इसको माइन्यूटली देख करके पढ़कर याद कर लीजिएगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह बात ज़रूर समझ में आई होगी, और मैं आपको इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ कि आप मन लगाकर पढ़िए। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम का बिहार बोर्ड में 3 फरवरी को डेट निकल गया है, 3 फरवरी को डेट निकल गया है, इसलिए जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के वो थोड़ा मेहनत करिए, पढ़िए कि आपको नंबर अच्छा से अच्छा आए। थैंक यू।